हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस सेट 947 को। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं आपको बताने लायक, ये काफ़ी बार मैं ये चीज़ों को करवा चुका हूँ और अगर आपने चीज़ें पहले से नहीं करी हैं तो फिर थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो हमारा ये वाला सेशन रहने वाला है भाई, वो हमारा टारगेट रहता है पूरा आपका जो कनिष्ठा का एग्ज़ाम होना है उसके लिए। ठीक है, तो जो भी है चीज़ें ये आपको पहले भी बताई गई हैं और आपको ये जो पेपर हो रहे हैं जो आजकल आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो आपका टारगेट बेसिस पे हो रहे हैं। तो उसमें जो है आपके पास आज जो था वो लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें थी, तो जिसको जहाँ प्रॉब्लम है आप इन वीडियो से थोड़ा अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, आपको ये बताना था। तो अभी आप देखेंगे, देखिए जैसे आपके पास फोर्ट्रेन था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसे बोला जाता, तो पहली बात तो बिल्कुल सही थी भैया। ये आपके पास गणितीय सूत्र हल करने के लिए ही मानी जाती है। पहली उच्च स्तरीय भाषा कभी अगर आ जाए तो फिर हम उसे फोर्ट्रोन ही कहते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसी टाइप से जो प्रोलॉग है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए होता है आपके पास, इसे याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम जो है प्रोलॉग को यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेसिक बच्चों को सिखाने के लिए इस भाषा का प्रयोग होता है, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है ना। बच्चों को सिखाने के लिए नहीं बल्कि उसको छात्रों को सिखाने के लिए हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये बच्चों और छात्रों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ये ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा गौर करने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, हम बेसिक लैंग्वेज को क्यों यूज़ करते हैं। बेसिक का मतलब होता है कि जो लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं उन लोगों को सिखाने के लिए हम प्रोलॉग को यूज़ करते हैं, बेसिकली ये इसका मतलब होना चाहिए था। और उसके बाद आपके पास था यह चौथा वाला, ये भी अक्सर आपने नाम सुना होगा इसका जरूर, लोगो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास सुमेलित नहीं है, हमें सही सुमेलित बताना था। और लोगो आपके पास क्या होता है, रेखा चित्र और ग्राफ के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाने के लिए होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को जैसे आप जैसे आ से आम, आ से अनार, आ से आम, इस टाइप से चीज़ें सिखाते हैं और वहाँ पे आपने देखा होगा कि चित्र भी बनाए जाते हैं। तो इसी टाइप से अगर छोटे बच्चा है उसको प्रोग्रामिंग सिखानी है तो रेखा चित्र के माध्यम से लोगो आपके पास जो लैंग्वेज होती है उसकी मदद से सिखाया जाता है। इसके अलावा यार आपके पास आपने कोबल का नाम जरूर सुना होगा। व्यावसायिक पर्पज़ के लिए हम जब भी बात करते हैं तो हम कोबल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने सी का नाम सुना है, C++ का नाम सुना है, जावा आपने जरूर नाम सुना होगा। और आपने यहाँ पे इसमें याद रखना है सी में जो यूनिक्स ऑपरेटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा यार हमारे पास जो जावा है, इस जावा से हमने जो है एंड्रॉयड जो आपके पास बनता है, जो आप मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, जावा जो हमारे पास लैंग्वेज होती है उसकी मदद से हमने एंड्रॉयड को डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा यार आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोमल आपके पास लैंग्वेज होती है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर 5th जनरेशन से रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपके पास यहाँ पे लिस्प एक भाषा होती है जिसे आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो ये ही कुछ आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से 9 भाषाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और भी भाषाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः जो है आपके पास यही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी के लिए आंसर क्या होता है भैया, सही सुमेलित आपके पास पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण क्या है आपको ये बताना था। देखिए क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स दो चीज़ें होती हैं। क्लोज सोर्स का मतलब एक ऐसा सोर्स जिसका कोड किसी को पता ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रेसिपी बनानी आती है और अगर आपने किसी को बता दिया कि ये रेसिपी कैसे बनी हुई है तो वो ओपन सोर्स हो जाता है ना। माना आप अच्छा खाना बनाते हैं, आपको मान लो कि यार आपको गाजर का हलवा अच्छा बनाना आता है, तो अगर आपने किसी और को बता दिया यार कि मैंने ये गाजर का हलवा ऐसे बनाया है, तो वो आपके पास क्या हो गया, ओपन सोर्स हो गया। अगर आपने नहीं बताया तो वो क्लोज सोर्स हो गया। तो इसी टाइप से जो भी आपके पास ये विंडोज़ हैं आपके पास, विंडो नहीं बोलूँगा मैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इन सभी को। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड आपने सभी को बताया है, यानी बताया है कि इसको मैंने कैसे बनाया है, तो वो हो गया ओपन, और नहीं बताया तो वो हो गया क्लोज। तो यहाँ पे क्लोज सोर्स में आपके पास जो आता है वो आती है आपके पास विंडो। ये जो विंडो होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, आपने नाम सुना होगा, आपने विंडो 8 सुना है, विंडो 10 सुना है, विंडो XP होती है, विंडो आपके पास विस्टा होती है। ये तो पहले चलते थे, खैर अब तो नहीं चलते, अब तो नए नए इसका वर्जन आ रहा है। लेकिन हाँ, जो विंडो है वो आपके पास क्या है, एक क्लोज सोर्स है। इसके अलावा यार लाइनक्स जो है आपके पास 1991 का है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ओपन सोर्स है। इसी टाइप से हमारे पास यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड के बारे में भी हमने बात की थी, जावा से इसको बनाया गया था, और सी से आपके पास जो है इस यूनिक्स को बनाया गया था। जावा जो लैंग्वेज है उससे आपके पास इस एंड्रॉयड को बनाया गया था। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है यार, कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर कभी इससे क्वेश्चन आ जाए तो अब आपकी जो है गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका मैटर थोड़ा सा बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाइलर, देखिए कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर को कि किस बेहतर मतलब क्यों बेहतर माना जाता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। इन दोनों का काम ही क्या होता है आपके पास, इन दोनों का काम होता है आपके पास हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है, यानी उच्च स्तरीय भाषा होती है, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने का काम होता है। दोनों का काम एक ही होता है, बस एक डिफरेंस होता है, जो आपके पास कंपाइलर होता है ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ
अनुवाद करता है, यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ जैसे सेलेक्ट करते हैं ना, पूरा एक प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को सेलेक्ट करके वो क्या लेगा, आपकी जो एरर को फाइंड आउट करता है। और जो इंटरनेट होता है ये 1 by 1 करता है यार, मतलब 1 by 1 या लाइन बाई लाइन भी आप इसे कह सकते हैं, 1 by 1 या लाइन बाई लाइन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना, कि एक एक लाइन करके चेक हो रहा है कि क्या बेसिकली यहाँ पे त्रुटियां हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, मतलब इसका जो आंसर है पूरे प्रोग्राम को अनुवाद करता है। क्या बोला इसने, कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर की किस विशेषता को बेहतर माना जाता है। तो क्या ये बात सही है, ये पूरे प्रोग्राम को अनुवाद करता है? भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये पूरे को नहीं है, तो बस एक सिंगल बाई सिंगल को जो है आपका क्या करता है, चेक करता है। आउटपुट को बेहतर ग्राफिक्स में बदलने की क्षमता, इतना बेहतर ये नहीं बना पाता जितना बेहतर जो है कंपाइलर बना पाता है, बट ये ग्राफिक्स से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स का मतलब होता है आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप इसे मान के चल सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे लैंग्वेज कन्वर्टर का काम कर रहा है ना, कि आपको लैंग्वेज को बेसिकली कन्वर्ट करना है। तीसरा यहाँ पे देखिए, तेजी से अशुद्धियाँ हटाने में सक्षम होता है। ये थोड़ा सा बिल्कुल अच्छी बात है कि ये तेजी से जो है आपकी अशुद्धियाँ हटाएगा। वो तेजी से क्यों अशुद्धियाँ हटाएगा, क्योंकि यार ये ना लाइन बाई लाइन काम कर रहा है, ये लाइन बाई लाइन काम कर रहा है। और जो आपके पास ये कंपाइलर होता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो है कंपाइल करने का काम करता है, इसलिए इसमें ना समय ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली बात है ना यार, अगर मान लो आप एक साथ, आपको बहुत ज़्यादा खाना एक साथ दे दिया एक थाली में रख के, तो आपको समय लगेगा। वहीं आपको एक रोटी दे दी तो आप उसको खाने में कम समय लगाएंगे। तो इसी टाइप से जो है इंटरप्रेटर, क्योंकि 1 by 1 लाइन करता है, इसलिए समय कम लगाता है। इसके केस में ये बहुत ज़्यादा समय लगाता है। यहाँ पे लग रहा है समय कम लगने वाली जो है ये प्रक्रिया हो जाती है। अब देखो इस काम में ना समय कम नहीं लगेगा, देखो समझना मेरी बात, ये अशुद्धियाँ तो जल्दी हटा रहा है, अशुद्धियाँ जल्दी हटाएगा क्योंकि 1 by 1 काम कर रहा है, लेकिन देखो टाइम भी तो लगाएगा, क्योंकि देखो आपके पास एक लाइन तो है नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारी लाइनें होती हैं। आपके पास यहाँ पे एक लाइन ये होगी, तो फिर दूसरी ये होगी, फिर तीसरी ये होगी, फिर चौथी ये होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपको पास 1 by 1 by नीचे जाना पड़ेगा, तो इसमें समय भी लगेगा। हालांकि ये अशुद्धि जल्दी हटाता है, तो इसीलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो जाती है। तो अभी के लिए जो है आपके पास ये है सी वाला जो है इसका आंसर आपके पास मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा एक डिवाइस ड्राइवर का उदाहरण है। डिवाइस ड्राइवर समझते हैं, डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है एक ऐसा ड्राइवर या जो डिवाइस को चलाने में मदद करता है आपका स्कैनर चलाने में, मदद करेगा प्रिंटर चलाने में, मदद करेगा आपके पास जो भी आप एक्सटर्नल जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, यानी जो सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ आप लगाते हैं ताकि वो चल पाए। तो यहाँ पे आपके पास जो कीबोर्ड ड्राइवर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सिस्टम ड्राइवर कहते हैं, या सॉरी ये डिवाइस ड्राइवर इसे बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्कैनर, जो आप इसे याद रख सकते हैं, स्कैनर हो जाएगा इसमें। इसके अलावा यार आप यहाँ पे एक चीज़ और याद रख सकते हैं जिसे कहते हैं हम प्रिंट आउट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास ये डिवाइसेस लगे होते हैं सिस्टम के साथ, तो इनको चलाने के लिए भैया हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। सेम एज यहाँ पे यार देखिएगा कंपाइलर, ये कंपाइलर हो गया, और अगर कभी आपके पास इंटरप्रेटर आ गया, क्या बोला मैंने, कंपाइलर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया, ये दोनों के दोनों यार हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास लैंग्वेज आपके पास ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा यार हमारे पास एंटीवायरस है, तो ये आपके पास क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी कर लीजिएगा इससे, ठीक। और ये आपके पास जो वेब ब्राउज़र है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। किसके अंदर, ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वेब ब्राउज़र के अलावा जैसे अकाउंटिंग हो गया, जिसमें आप पर्टिकुलर कोई काम करते हैं, वो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। बात क्लियर होगी। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, उनमें से आपके पास ये होता है, एक कौन सा, एक डिवाइस ड्राइवर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, और एक और आता है आपके पास जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं ना, वो भी आपके पास यार किसके अंदर आते हैं, आपके पास सिस्टम के अंदर आते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, आई मीन, ठीक है, सिस्टम एप्लीकेशन, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अभी के लिए आप समझ चुके होंगे कि आपके पास यार डिवाइस ड्राइवर क्या होना चाहिए, कीबोर्ड आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाता है। 90 देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहाँ पे यार एंटीवायरस जो होता है, नहीं बोल रहा ना, इसको नहीं काट देना, इसको है कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटीवायरस होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है। बाकी आपके पास जो वर्ड प्रोसेसर होता है और स्प्रेडशीट होती है, यार आपके पास क्या है, ये आपके पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। और जो कंपाइलर होता है, ये आपके पास क्या होता है, ये हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात कर चुके हैं। एंटीवायरस में आपको याद ये भी रखना है, DBMS या डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे जो है इसमें आ जाता है। यानी ये सिंपल सी बात है, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ में लाते हैं, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसमें आपके पास जैसे क्लीनअप का कोई सॉफ्टवेयर है, क्लीनअप,
ठीक है, मतलब जिससे आप क्या करते हैं, जो आपके पास जो है बेकार का डेटा है उसको इरेज वगैरह करने के लिए, क्लीन अप वगैरह का जो होता है, या फिर आपके पास जैसे डेटा को मैनेजमेंट वगैरह, ये डिस्क मैनेजमेंट करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, लेकिन एंटीवायरस सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए ठीक है ना, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन है, आपके पास ये हो गया, बाकी एप्लीकेशन होगी आपके पास, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके पास हो जाता है। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखना जो आपके पास ये ड्राइवर है ना, क्या हो गया इसे, चलिए साहब आगे बढ़िए, 90 हो चुका है, 91 के बारे में बात करते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं यार, हमारे पास कुछ ये आपके पास कौन से हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो हमारे पास जैसे जी होता है, जी का नंबर आपके पास कौन से पोजीशन पे आता है, G7, यानी जी आपके पास 7 पोजीशन पे आता है, ए आपके पास 1 पोजीशन पे आता है, एल आपके पास 12 पोजीशन पे आता है, और ये एल भी आपके पास 12 पोजीशन पे आ जाता है। ठीक, ई आपके पास 5 पोजीशन पे आता है, इसी टाइप से आर आपके पास 8th पोजीशन पे आता है। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे ना, हर एक में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, सेम है 2 की मल्टीप्लाई सब में कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आपको 14 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या 2 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस 12 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या 24 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर इस 12 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या 24 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस 5 की मल्टीप्लाई 2 कर दो क्या 10 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और इसी टाइप से जब हम 18 बोलते हैं ना, 18 को मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 36 मिल रहा है। और y की वैल्यू कितनी होती है, y आपके पास 25 होता है, और इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 50 मिलेगा। दैट्स इट। और यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे भी करनी है। हमारे पास जो n होता है वो कौन से पोजीशन पे आता है यार, 40th पोजीशन पे आता है। ठीक है, जो O होता है हमारे पास वो 15th पोजीशन पे आती है, S मेरे पास 90th पोजीशन पे आता है, T मेरे पास 20 पे आता है, A मेरे पास 1 पोजीशन पे आता है, L आपके पास 12वीं पोजीशन पे आता है। अगर आप ध्यान देंगे 14 को गुणा 2 कर लो आपको मिलेगा 28। देखो 28 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सभी में 28 है। तो अभी अपन वो चेक करेंगे जो हमारे लिए सबसे ईजी हो। ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा 32 को हटा देंगे, 30 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसे हम चेक नहीं करेंगे। उसके बाद उसे चेक कीजिए जो मतलब एक जैसे दिख रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे 38 इसके पास भी, 38 इसके पास भी है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद क्या आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे नीचे 30 आना चाहिए, फिर आपके पास 38 आना चाहिए, और फिर आपके पास नीचे आना चाहिए 40, यानी 30 38 40 कहीं आपको नजर आ रहा है। आप देखेंगे यार 28 30 38 40 इसके पास भी है, इसके पास भी है, ध्यान दो यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। फिर देखो 12 मल्टीप्लाई 2 करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपके पास, 24। तो 24 किसके पास है, इसके पास है, यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें, आंसर आपके पास डी आंसर होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है। देखो रीजनिंग में अगर कोई चीज़ टफ बन जाती है, वो आपके पास 3 टाइप के ही प्रश्न होते हैं। उनमें से आपके पास एक तो ये वाला है सेम टू सेम, एक आपके पास एनालॉजी होती है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, और एक नंबर सिस्टम। ये 3 ही हैं जो बड़ा, जिसको रीजनिंग आ भी जाती है, लेकिन अगर लॉजिक नहीं बना पाए तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाकी कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। यूअर अटेंशन को बोला ऐसा लिखा गया है, काइंड ऑफ अटेंशन को ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा आपको बताना। देखो सबसे पहले क्या है, आपको बताना है पे को क्या लिखा जाएगा, किसको, पे को। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पे कहाँ नज़र आ रहा है आपको, कहीं पे नज़र आ रहा है, आप देखेंगे कि आपको एक जगह पे नज़र आ रहा है। कहाँ पे, ये यहाँ पे आपको पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस प्लीज़ पे अटेंशन को हमने कुछ ये लिखा गया है, ये पू जे यू ये। इसका मतलब पहले आप ये चेक कर लीजिए, क्या ऐसे जैसे यूअर अटेंशन है, फिर काइंड अटेंशन है, ऐसी कोई चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा बात दिख रही है। आप देखेंगे यार यहाँ पे अटेंशन मुझे दिख रहा है, इस वाले में भी मुझे अटेंशन दिख रहा है, और क्या मुझे यहाँ अटेंशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यानी अब एक चीज़ देखिए, इसमें और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इनको कोड करके बनाई गई और वो कॉमन थी। आप एक चीज़ ध्यान देना, क्या चीज़ ध्यान दोगे आप, कि अटेंशन JUW है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ZEW है, काइंड अटेंशन। ओके देखिए यहाँ पे ZEW है, यहाँ पे भी ZEW है, और आप इसमें ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी ZEW आपको मिल जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब भैया अटेंशन के लिए तो अपने को मिल चुका है ZEW, ये किसके लिए है, अटेंशन के लिए। बात समझ में आई। अब आपको केवल ढूंढना है प्लीज़ के लिए, कि भैया प्लीज़ के लिए क्या होने वाला है, ये तो ढूंढोगे। अब एक चीज़ देखो यार, आप चीज़ें देखनी है। देखो यहाँ पे, यहाँ आपको प्लीज़ नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। क्या काइंड अटेंशन में था प्लीज़, नहीं था, तो इसके पास भी प्लीज़ है, इसके पास भी प्लीज़ है। इसका मतलब इस वाले में और इस वाले में एक ऐसा जो दोनों में कॉमन हो। कौन सा नज़र आ रहा है आपको, दोनों में कॉमन। आप एक चीज़ देखेंगे PUW, देखो PUW इसके पास भी था, PUW इसके पास भी था,
ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों के पास है तो ऑब्वियसली बात है जो ये प्लीज़ होगा ना ये PEW के लिए होगा, और जो बच गया हमारे पास पे तो वो किसका हो जाएगा फिर, ये RUW के लिए हो जाएगा। तो भाई ये यहाँ पे आपके पास सी जो है इसका आंसर हो जाता है। बात क्लियर हो रही है। तो देखो यार ऐसा है कि एक प्रश्न से सारे डाउट तो क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन अगर हाँ जिसको जहाँ डाउट था तो ज़रूर जो है आपको इससे मदद ज़रूर मिल जाएगी। चलिए खैर 93 क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किसी कोड में जो इलेक्शन है उसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे ना यहाँ पे यार, बहुत आसान बहुत बेसिक क्वेश्चन बनाया था कि आप लोग जो है परेशान ना हो जाओ, आप लोगों को ये ना लगे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आसान था। इससे टफ ही क्वेश्चन आ सकता है पर इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। तो ई से अगर एकदम पीछे चले जाओ आप, तो एक ई से पीछे जाओगे तो डी मिलेगा, एल से पीछे जाओ तो के मिलेगा, ई से 1 पीछे कर दो डी मिलेगा, मिलेगा ना, सी से पीछे चले जाओ बी मिलेगा, और टी से पीछे चले जाओ एस मिलेगा, यानी -1 करते जाओ तो ये मिलेगा। इसी टाइप से यार ई से पीछे आ जाओ, तो ई से पीछे आओगे तो भैया क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ध्यान रखो, देखो इधर तो होगा नहीं आंसर, इधर तो होगा नहीं आंसर। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -1, तो आपके पास कितना मिलेगा, W मिलेगा। फिर A से -1 क्या Z मिलेगा, तो DWZ कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, देखो DWZ इसके पास भी है, DWZ इसके पास भी है। ध्यान रखो इसके पास L भी आ रहा है, O भी आ रहा है, यहाँ पे भी L भी आ रहा है, O भी आ रहा है, इसके पास K भी है, इसके पास K भी है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, लास्ट वाला ध्यान देंगे, लास्ट वाला E से एक पीछे चले जाओ तो D मिलेगा ना, क्योंकि D मिलेगा इसलिए आपके पास जो है ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसके पास D था, यहाँ पे F था। अब जैसे ग्रुप सी जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वहाँ पे तो मतलब समय मिल ही जाता होगा पेपर करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे तो बहुत इनफ होते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, वो भी। तो वहाँ पे रीजनिंग के लिए इंसान आराम से सोच विचार करके कर सकता है। लेकिन जहाँ पे आपको समय का वो रहता है कि यार मुझे विदिन इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने, तो फिर वहाँ पे फिर ये छोटी छोटी चीज़ें ना काम आती हैं। अब ऐसा वो थोड़ा ना एक को पूरा करते रहोगे, एक माइनस करो, इस टाइप से वहाँ शॉर्टकट ही चलते हैं सारी चीज़ें। चलिए खैर 94 देखिएगा। इस 94 क्वेश्चन में क्या था, आपको क्या करना था यार, देखिए 132 और 624 को यूज़ करके यार 657 बनाना था। सेम एज इसको बना के ये करते। आपको यहाँ पे काम करते ना आप, जैसे अगर f की जगह अगर आप पॉजिटिव करते, क्या करते, पॉजिटिव करते, और आप क्या करो इनको ऐड करो। देखो 4 + 2 करोगे तो 6 मिलेगा, 3 + 2 करोगे तो 5 मिलेगा, और 6 + 1 करोगे तो आपको मिलेगा 7। ठीक, और इस 756 को जस्ट अपोजिट लिख लो और ये मिलेगा आपको 657। सेम एज यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे 4 + 1 आपको 5 मिलेगा, 8 + 2 10 मिलेगा, और 3 + 1 4 मिलेगा। और इसको जस्ट रिवर्स कर दो, यानी आप इसको ऐसे लिख लो, पहले 405 था ना, अब इसको लिखो 504, तो वो आंसर आपको मिलेगा। सेम एज अगर आप यहाँ पे इसको ऐसा कुछ करेंगे, 8 + 7 आपको 15 मिलेगा, 6 + 2 8 9 मिलेगा, और आपके पास कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यानी 195 मिला। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 591। मतलब जो भी आपको ऐड करके जो भी नंबर मिल रहे हैं उनको जस्ट रिवर्स कर दो, बस ये हुई कहानी। और इस टाइप से जो है डी आपके पास मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से या ऐसे जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते हो उससे फ़ायदा एक ही मिलता है, आपको ना नया लॉजिक मिल जाता है। और नया लॉजिक मिल गया तो बात बन गई, नया लॉजिक ही ढूंढना पड़ता है, और नए लॉजिक के लिए ही आपको प्रश्नों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। चलिए साहब, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, टर्मिनेटर लिखा था। टर्मिनेटर को बोला हमने ये लिख दिया, तो बाकी बताओ, इसको ये लिख दिया तो बताओ कि हम इसको आगे क्या लिखेंगे। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे लिखा है ना ROT, यहाँ पे क्या लिखा है ROT लिखा है, तो इसका मतलब हमने क्या किया होगा, हमने इसको पलट दिया है ना। देखो टर्मिनेटर को पहले क्या लिखा मैंने, ROT लिखा, ऐसे उल्टा लिख रहा हूँ मैं, उल्टे में आ रहा हूँ मैं। क्या हम यहाँ पे, क्या ये जो MAN है, क्या हमने इसको NAM लिखा है, बिल्कुल NAM लिखा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उल्टा लिख रहा हूँ। पहले मैंने इसको लिखा R, फिर मैंने इसको लिखा O, फिर मैंने लिखा इसको T, ROT, ठीक है, ओके। क्या उसके बाद A है, हाँ आप देखेंगे A है, तो A भी ठीक है। क्या उसके बाद N है, आपने देखा N है, हाँ बिल्कुल N है, तो इसके नीचे हमने ये लिख दिया। क्या उसके बाद T है, अब इसके बाद T नहीं है, ठीक है। मतलब इतना तो आपने बिल्कुल सीधा लिखा है इस टाइप से, मतलब इसको रिवर्स करके लिखा है। लेकिन बाकी का जो बच गया, बाकी का क्या बचा, TERMI, तो ये TERMI को आपने बिल्कुल सीधा ही लिखा है यहाँ तक। फिर कैसे लिखा आपने, TEMRI, ऐसे। बात क्लियर हो रही। इसका मतलब इसमें भी आपने कुछ ऐसे ही किया है। किसमें, देखो ये कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5, यानी 5 ये थे। इसका मतलब आपने यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी ये 5 उठाए होंगे। ये 5 आपने मतलब यहाँ से हुआ होगा ना, ये ऐसे, तो ये स्टार्टिंग के 5, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 आपने उल्टे लिखे हैं, NAM RS E तक, NAM R, ओके। यहाँ पे 4 लिखे हैं। अच्छा रुको, जस्ट वेट,
ऐसा कितने लेटर थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना इसमें, यहाँ पे भी 8 हैं, 4 हो गए, 5 6 7 8, इसमें कितने 2 4 6 8 10, मतलब 5 5 करके लिए होंगे ये, ठीक है ठीक है ठीक है, हाफ हाफ करके ले रखे हैं ये, ठीक है, मतलब हाफ ले रखे हैं, आधा इधर और आधा इधर। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना ये, तो स्टार्टिंग के 4, या इसको ऐसे कर लो, ये वाले जो 4 हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा S, यहाँ पे आएगा R, इधर आएगा E, इधर आएगा G, और जो बच गया उसको सिंपल उठाओ, कैसे A V E और N, ऐसे बस जो भी आंसर है उसमें जाके पटक दो इसको। तो SREGAVEN, यानी ऑप्शन बी में आपको इस टाइप से नजर आ रही होगी चीज़, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। क्लियर हो रही बात। तो यार इसको देखो ऐसा ना, इसको आप इसको और शॉर्टकट तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि मुझे समझाना होता है इसलिए मैं थोड़ी सी लॉन्ग कट भी बताता हूँ ताकि जो है सब कुछ समझ में आ जाए, अदरवाइज जो है आप इसको थोड़ा सा और ईजी तरीके से भी कर सकते थे। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस टाइप से है। अब ये क्या कह रहा है, समझने वाली बात है। निम्नलिखित आरेखों में जो त्रिभुज है वो अमीर आदमी को व्यक्त करता है, बिल्कुल करता है। वृत्त डॉक्टर को व्यक्त करता है, बिल्कुल करता है। आयत खुश व्यक्तियों को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है। तो विभिन्न खंड संख्याओं में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है कितने अमीर डॉक्टर खुश नहीं हैं। देखो खुश नहीं है ना, कितने अमीर डॉक्टर, मतलब अमीर भी हो और डॉक्टर भी हो, बट खुश नहीं होना चाहिए। पहले देखो अमीर और डॉक्टर कहाँ पे हैं, अमीर भी हो और डॉक्टर भी हो। कौन कौन से अमीर और डॉक्टर हैं आप देखेंगे, देखो 4 वाला ये अमीर। अब हमें क्या करना है, जो अमीर और डॉक्टर हैं उन पे पहले सर्कल बना दो, ठीक है ना। तो अमीर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, आप देखेंगे ये अमीर भी है, ये वाला डॉक्टर भी है। केवल अमीर और डॉक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना। अच्छा रुको रुको, ये इधर नहीं आएगा, अमीर डॉक्टर। अमीर कौन है आपके पास, ये त्रिभुज है, तो मतलब 2 आएगा इधर। जो अमीर भी है डॉक्टर भी है, ये भी आएगा आपके पास, ये भी आएगा। ये अमीर और डॉक्टर दोनों हैं, मतलब ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये अमीर भी है और डॉक्टर भी है। बात क्लियर हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अमीर डॉक्टर हैं बट खुश नहीं है। इसका मतलब जो खुश नहीं है ये नहीं आएगा इसमें, ये वाला, तो इसको यहाँ से हटा दो। क्लियर होगी बात। तो अब इसने बोला था कि कितने जो है ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, तो 15 ये हैं, 2 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए 17। तो यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए था इसमें, डी वाला आपके पास आंसर इसमें आ जाता भाई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास 97। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस वेन आरेख को आपको बताना है किसे, जो ऊन लकड़ी और चमड़ा। देखो यहाँ पे क्या है ना, जो ऊन है वो बिल्कुल अलग चीज़, लकड़ी बिल्कुल अलग चीज़, इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बना सकता कोई, ठीक। और चमड़ा ये बिल्कुल अलग चीज़, तीनों की तीनों अलग चीज़ हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात थी, आपके पास जो ऑप्शन डी वाला था ना, ये वाला जो बिल्कुल अलग से नज़र आपको आ रहा, तो इसका आंसर हो जाता। चलिए साहब 98 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको बताना था ईंधन, डीजल और तरल। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ईंधन और डीजल में क्या अंतर है। आप ये कह सकते हो जो भी डीजल है वो ईंधन के अंदर आता है ना, तो मैं इसको ऐसे बना दूं यार, जो भी ईंधन होगा यानी जो डीजल है, सीधी सी बात है, जो डीजल है वो आपके पास किसके अंदर आता है, आपके पास ईंधन के अंदर आता है, ठीक। और मुझे बताओ क्या तरल और इसमें क्या अंतर होने वाला है। जितना भी आपके पास ऐसे नहीं बनेगा ना ये, देखो डीजल तरल होता है, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनेगा पहले, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो जो आपके पास डीजल है वो आपके पास क्या है, तरल है। ये तरल हो गया, ये आपके पास डीजल हो गया। क्लियर हो रही बात। तो ये तरल हो गया, ये डीजल हो गया। अब ईंधन का इसके साथ कैसे बनाओगे, ईंधन का इसके साथ कुछ ऐसे रिलेशन बनेगा, ऐसे। क्यों, इसका मतलब हो गया कि जितना भी मतलब जो डीजल होता है वो पूरा डीजल ईंधन ही है, लेकिन जो आपने यहाँ पे देखा तरल, ये तरल, अरे इसको थोड़ा सा यार थोड़ा इजी बनाते हैं, इसको कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ईंधन और तरल में अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखो ये मेरा ईंधन का बन गया, ठीक, और ये मेरा बनेगा डीजल का। ये मेरे पास यहाँ पे ना एक कॉमन रीज़न है, ये मान लो मेरा ईंधन है, ठीक है ना, और ये मेरा क्या है, तरल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार जो मेरे पास कुछ तरल क्या हो सकता है, ईंधन हो सकता है, क्योंकि हर एक तरल तो ईंधन नहीं है। पानी क्या ईंधन है, नहीं है पानी। और आपके पास जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है वो ईंधन तो नहीं होता, लेकिन कुछ जो लिक्विड है, तरल है, जैसे हम डीजल कह रहे हैं, पेट्रोल कह रहे हैं, एलपीजी, ये सारे के सारे तरल हैं और ये आपका ईंधन में काम आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ ईंधन जो है तरल है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में अगर आपको डीजल को बनाना हो कि डीजल क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है डीजल तरल भी होता है और ईंधन भी होता है। तो इसलिए मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इसलिए मैं जो डीजल है उसको ऐसे बनाऊंगा बीच में कि भैया ये दोनों के दोनों है। इसलिए जो ये वाला रीज़न है ना, यहाँ पे ये दोनों के दोनों
रीज़न में आ जाएगा और ये बीच में आ जाएगा कि भैया जितना भी आपके पास डीजल होता है वो ईंधन भी होता है और वो आपके पास तरल भी होता है, इसलिए ये बीच में आ जाएगा और इसलिए आपके पास जो इसका आंसर बनता वो ऑप्शन सेकंड वाला जो है इसका आंसर बन जाता भाई। ठीक, तो उम्मीद है यार आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान में आपको बताना था रिलेशन। सिंपल सी बात है, पहले किसान और अमीर व्यक्ति में अगर आप रिलेशन बनाओगे तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या देखो, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ यार, क्या मैं ये कह दूँ कि मान लो ये किसान है, अच्छा क्या किसान अमीर व्यक्ति हो सकता है? हो सकता है। किसान का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अमीर ना हो यार, जो किसान हैं उनके पास बहुत ज़मीनें होती हैं, नाम के वो किसान होते हैं लेकिन अमीर हो सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ हाँ बिल्कुल भैया, कुछ किसान जो है आपके पास अमीर हो सकते हैं, मतलब मैं ये ऐसा बना सकता हूँ, सारे किसान अमीर नहीं हो सकते बट कुछ किसान जो हो सकते हैं वो अमीर हो सकते हैं। तो उस केस में आपके पास ये कुछ लॉजिक ऐसे बनेगा। ठीक, उसके बाद देखो माता पिता। अब देखो माता पिता कैसे बनेगा माता पिता का इसके साथ? देखो हर एक माता पिता क्या किसान होता है? बिल्कुल नहीं। क्या हर एक माता पिता आपके पिता अमीर होता है माता पिता? बिल्कुल नहीं। तो मतलब कुछ बोल सकता हूँ मैं, तो उसमें कैसे बनेगा ये रिलेशन? ये कुछ ऐसे बनेगा, ये इस टाइप से आ जाएगा। इसका मतलब ये वो कॉमन रीज़न है, इसमें वो माता पिता हैं जो आपके पास क्या है, जो आपके पास किसान भी हैं, जो आपके पास अमीर भी हैं, ये वो माता पिता हैं। तो जो कॉमन रीज़न आ रहा है ना, ये बता रहा है वो माता पिता जो आपके पास क्या है, जो आपके पास किसान है और अमीर है। ये किसान का हो गया, ये अमीर का हो गया, ये आपके पास माता पिता का हो जाता है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है, ये माता पिता का है। ठीक है, तो ये इसलिए इस टाइप से आ गया। बाकी देखो ये जो छूट रहा है ना यहाँ पे ये वाला, इसका मतलब क्या है, कुछ माता पिता अमीर हैं, कुछ माता पिता केवल किसान हैं, ये कुछ इस टाइप से मतलब बनेगा। और जो बिल्कुल माता पिता जो अलग से छूट रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि कुछ माता पिता ऐसे ना जो किसान है ना अमीर है, इस टाइप से है ना। माता पिता कोई भी हो सकता है, उनका अलग प्रोफेशन भी तो हो सकता है, भले वो अमीर ना हो, लेकिन ये कुछ ऐसे बनेगा। हमें इसमें परफेक्ट ढूंढना होता है, इसलिए आपके पास जो है सेकंड वाला जो है इसमें आंसर बन जाता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। ओके, आज तो सेव भी हो गया। अरे इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तो मुझे कभी ध्यान नहीं दिया मैंने इसमें। चलिए, कभी हम जैसे स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं तो हम इसको सेव कर सकते हैं, बट सेव करके करेंगे क्या? सेव करके पीडीएफ बनाई जा सकती है वैसे इसकी यार। चलिए खैर, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसको ज़रा फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। इसने क्या बोला है कि भैया निम्नलिखित आकृति में आयत इंजीनियरों को प्रदर्शित करता है। कहाँ है भैया आयत? ये वाला आयत है। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इसको हटा दो भैया, आप इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। ये आपके पास आयत है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास भैया इंजीनियर है, ये इंजीनियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं वृत्त फूड स्टाइलिस्ट को प्रदर्शित करता है। ये क्या है भैया आपके पास? ये आपके पास फूड स्टाइलिस्ट हो गए। बस इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं भैया, ये आपके पास क्या है, ये फूड स्टाइलिस्ट है। चलो ये भी बात सही होगी। उसके बाद त्रिभुज पॉटर्स को निरूपित करता है, तो ये हम इसको पॉटर्स कहते हैं भैया, ये पॉटर्स हो गए साहब। ठीक, इसके अलावा वर्ग जो है जॉगर्स को निरूपित करता है, तो वर्ग को ये मान लेते हैं यार, मानना क्या है, यही होगा वर्ग। और इसको हम लिखते हैं, चलो कहाँ लिखें इसको ऐसे बना लेते हैं, ये भैया आपको जॉगर्स को यहाँ पे निरूपित करता है। तो ये कुछ हमने नाम लिख दिए, 4 है हमारे पास, 4 हमने नाम लिख दिए। अब इसको क्या बोल रहा है, अक्षरों का समूह जॉगर्स को प्रदर्शित करता है जो या तो इंजीनियर है या फूड स्टाइलिस्ट है। इसका मतलब देखो जॉगर्स तो होना ही होना चाहिए, लेकिन या तो फूड स्टाइलिस्ट हो या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, या फिर वो इंजीनियर होना चाहिए। अब देखो पहले जॉगर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है पहले ये समझो। देखो जॉगर्स में कौन कौन आ रहा है, जॉगर्स में देखो जॉगर्स में क्या क्या आ रहा है। देखो जॉगर्स में एफ भी आएगा और आपके पास ई भी आएगा, समझना इस चीज़ को, एच भी आ जाएगा, डी भी आएगा, सी भी आएगा और बी भी आएगा। देखो इतने नंबर हैं, इतने लेटर हैं जो मतलब इसमें आएंगे। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि जॉगर्स का वो समूह या तो बोला इंजीनियर होना चाहिए यानी, और या तो वो फूड स्टाइलिस्ट होना चाहिए, यानी पॉटर्स नहीं होना चाहिए। तो पॉटर्स ना हो, इसलिए जो पॉटर्स में आ रहे हैं वो चले जाएंगे, पॉटर्स नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ई भी आ रहा है ना पॉटर्स में, ये भी नहीं होना चाहिए। तो डी और ई तो ख़त्म हो गए यहाँ पे। ठीक, ओके, तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, अब हमारे पास सी बचेगा। अब देखो हमारे पास जॉगर्स तो हो लेकिन फूड स्टाइलिस्ट हो और आपके पास इंजीनियर हो। अब देखो ये सी वाला केवल जॉगर्स ही तो इसको भी मैं हटा दूं यहाँ से। तो अब अपने पास क्या बचा यार, अपने पास बी एफ और
एच बचेगा क्या यहाँ पे? अब ये एच भी नहीं आएगा, क्यों एच क्यों नहीं आएगा? लेकिन ये तो सारे कटिंग हो रही है फिर यहाँ पे, इसमें सारों की कटिंग हो रही है। इसने क्या बोला यहाँ पे, कौन सा समूह जॉगर्स को प्रस्तुत करता है जो या तो इंजीनियर है या फूड स्टाइलिस्ट है? फूड स्टाइलिस्ट है, बी आ जाएगा यहाँ पे, एक आपके पास एफ आ जाएगा। तो बी एफ वाला कोई आंसर है क्या इसमें? बी एफ वाला आंसर है। ओके ओके ओके, और यहाँ पे पॉटर्स तो आना नहीं चाहिए था ना यहाँ पे। चलो ठीक है, हाँ एक ये भी सही है ना यहाँ पे यार, ये ई वाला हमें 3 दिखाने हैं मतलब, तो ये ई वाला भी सही है भैया, ठीक है ना, इसको सही कर देना। तो आपको क्या मिलेगा? बी एफ और ई मिलेगा, ठीक है ना, बी ऑल आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ई वाला है ना वो आपके पास ये भी तो है, क्या बोलते हैं इसका नाम, ये आपके पास ये भी तो है, आपके पास इंजीनियर भी तो है ये, ठीक है ना, क्योंकि इंजीनियर में भी तो ये आपका आ रहा है इसमें, इस वाले रीजन में, इसलिए जो है आपके पास बी ई एफ जो है इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। वैसे यार एग्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए था इसको, क्योंकि पॉटर्स में भी आ रहा है, पर चलो खैर उस ये बोल रहा है वैसे, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ ई इंजीनियर तो है, ठीक। चलिए खैर, तो ये था भैया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ।